वक्फ दो तरह की होती है। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, नोट तो खा चुका ही है। आप कभी हिमाचल जाना, शिलोंग जाना, केलोंग जाना, वहाँ जाना, हर जगह जाना, ये मुसलमान का मिले कि पंडित जी का मिले, मुझे खून उसका मिले जिससे मेरे बच्चे की जान बच जाए। इस वक्त पूरा अरब ममालिक जो है इसराइल की गोद में बैठा हुआ है। कोई किसी का बच्चा है वो दर दर ठोकर खा के मर जाए और वक्त की संपत्ति काम ना आए, किस काम की? नीचे जो गर्म करेंगे, नीचे गर्म करने वाला ही तो नहीं है। अच्छी बात है, हट गई, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में लगातार राजनीति चलती है, राजनीति में कई दल होते हैं। लगातार बंगाल में वक्त के बाद विरोध हुआ, त्रिपुरा में विरोध हुआ। सवाल ये है कि कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डर है, कोई कह रहा है बंगाल में डर है। आखिर ये राजनीति कहाँ जा रही है सर? तो राजनीति का जो पटल है वो जा रहा है विनाश की तरफ। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मेरा बच्चा कोई बीमार हो जाए और मैं अपने बच्चे को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं और मेरे बच्चे को खून की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं ये देखूंगा कि ये खून मुझे ये मुसलमान का मिले कि पंडित जी का मिले, मुझे खून उसका मिले जिससे मेरे बच्चे की जान बच जाए, समझे? लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जब हम वक्फ कानून पास हुआ, उसका विरोध हो रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है, विरोध कीजिए आप। जितने भी कानून बनते हैं कहीं ना कहीं किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तभी ये कानून बनते हैं, उससे पहले कोई कानून नहीं बनते। अब ये आपका ये बिहार में चुनाव आ गया है, अब तो बंगाल क्यों बवाल हो रहा है? बिहार में चुनाव है, बंगाल में क्यों बवाल? ये जो मणिपुर में क्या हुआ था ये 2 साल पहले, 2 साल में अब आके राष्ट्रपति शासन लगा मणिपुर में पत्रकार कोई नहीं बोला, ना आप बोले, ना BBC बोला, ना आज तक बोला, ना जी न्यूज बोला, क्योंकि आपका वहाँ का जो एजेंडा है ना वो आपको एक फिक्स करके दे देते हैं, आप उसी को जो है चलाते हैं। अच्छा ठीक है, आप रुअफ़ज़ा को छोड़िए, हमने छोड़ दिया, हम तो बंद कर दिए। हम उस बाबा को जानते हैं कि वो रामलीला के मैदान में सलवार सूट पहन के भागा था बस खाली, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। अच्छा ठीक है, ये एक चीज़ ये इनसे चर्चा करेंगे। बंगाल जो बातचीत हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं अभी देखिए ये राष्ट्रपति शासन की बात तो ठीक है, जिसको जो सही लगता है वो अपना विचार देता है, लेकिन एक सवाल तो है कि मुर्शिदाबाद जल रहा है तो क्यों जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये सवाल तो उठेगा ना। आज वहाँ से लोगों को क्यों भागना पड़ रहा है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये सवाल उठा है। तो जिसको जो सॉल्यूशन नज़र आता है वो अपने हिसाब से देता है। किसी को वहाँ राष्ट्रपति शासन चाहिए, किसी को अब हाई कोर्ट ने कह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप चाहे तो इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अशांत क्षेत्र अगर घोषित करने के सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे ये बताइए, आप हिमाचल कहाँ पर है इंडिया में? ये उत्तराखंड कहाँ पे? सब आपके पास है इंडिया में। क्या दिल्ली का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी, झारखंड का आदमी, बिहार का आदमी कोई वहाँ पर रजिस्ट्री करा लेगा उत्तराखंड में या हिमाचल में? धारा 370 हटी, अच्छी बात है, हट गई, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या किसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी आदमी ने कोई ये प्लॉट लिया? एक चीज नहीं सुनिए आप, ठीक है, हम ये चर्चा आपसे फिर आएंगे आपके पास। ये बताइए कि मुर्शिदाबाद में जो उत्पात हो रहा है उसको सही मानते हैं आप? हम खैर मैंने तो मुझे न्यूज़ का इतना मैंने देखा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में, इतना मुर्शिदाबाद के बारे में। अच्छा, मुर्शिदाबाद से कुछ लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। ममता बनर्जी को लोग कह रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रही है, क्या कहेंगे सर, सही है? हाँ जी, मेंटेन नहीं कर पा रही है जी, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत ही परेशानी हो रही है। अच्छा, तो ये जो बताइए कि ये वक्फ का विरोध कोर्ट में लड़ा जाएगा या सड़क पे लड़ा जाएगा? कोर्ट में लड़ा जाएगा जी, सड़क पे कौन लड़ता? जब मामला कोर्ट ने रोक दिया है ना, अभी तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया उसको। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, 5 तारीख को पता है चलेगा। सर के कोर्ट के मैं तो जो लड़ाई जाते हैं, अभी जंतर मंतर पर क्या हुआ था, महिला रेजिस्ट्रेशनों के साथ क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था उसमें? बहुत विरोध हुआ। एक भी सत्ताधारी पार्टी का आदमी या उनकी प्रवक्ता उनको सांत्वना देने नहीं आई। इससे बड़ा जघन अपराध हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता कि जो हमारे देश की बेटियां वर्ल्ड लेवल पर ये जो मेडल लेकर आई और उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया, उनकी सुनवाई नहीं करी गई। सर आप बहुत बेहतर तरीके से न्यूज़ को देख रहे हैं, आप एक लाइन मुर्शिदाबाद पे तो बोलिए कि क्या मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है सही हो रहा है? देखिए, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे आपका मणिपुर हो, हाँ, दंगा कहीं नहीं होना चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में सरकार किसकी थी? मणिपुर में सरकार कैसी थी? गृह मंत्री जी सो रहे थे, मोदी जी सो रहे थे, राष्ट्रपति महोदय सो रहे थे, कोई नहीं बोला। जब 2 साल बाद पूरा जब मणिपुर जब जल गया,
इनकी हिम्मत नहीं हुई। आप जो है ट्रम्प को गले लगा रहे हैं। जो विदेशी जो मुसलमान है उसकी आप जेट भर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान से क्यों नफरत कर रहे हो यार? हाँ, नफरत नहीं करनी चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं बंद होनी चाहिए। शालिनी, आप लगातार बंगाल को देख रही हैं, कवर कर रही हैं, योगी वर्सेस ममता की लड़ाई हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब दो स्टेट की लड़ाई पे आ गया है, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ वेस्ट बंगाल। और योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी को बहुत कुछ ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश को संभाल के चल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को लेके चल रहे हैं, वैसे आप वेस्ट बंगाल को संभालिए। वहाँ पे मुर्शिदाबाद को लेके जिस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप स्टेट के सीएम हैं तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है कि उस वक्त आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग मथुरा के रहने वाले हैं, हाँ, और कृष्ण भगवान की नगरी के रहने वाले हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ वृंदावन के पास मेरा गांव माठ, और मैं वहाँ से लगातार प्रधान रहा हूँ मैं हर बार। और मालूम है जो मुस्लिम कितने 2.5%। देखिए आप मेरी इसको स्टेज को देखिए, हाँ, आप देखिए इसको, आप इसको देखिए। और वहाँ से जीतता हूँ जहाँ पे मुस्लिम 2% 2.5% है। इसलिए तो मैं आपकी ओपिनियन मायने रखती है कि आपने गांव शहर आपने मिसफिजा देखी है। आप जो है मुर्शिदाबाद मत चलाइए, मणिपुर मत चलाइए, सरकार सवाल करिए कि ये जो है स्कूलों में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, अस्पतालों में क्या हो रहा है। भाई साहब दिमाग पक गया। अभी सरकार मुझे तो ये सर दिल्ली की सरकार आते हुए देर नहीं हुई, अस्पतालों में दवाइयाँ बंद हो गई हैं, स्कूलों की फीस बढ़ गई है। ये बताइए कौन कर रहा है? अभी 10 साल से जब शीश महल ठीक है, शीश महल तो सुनो तो सर, वो कुछ भी कर रहा था, बट हम लोगों को शीश महल अच्छा था। शीश महल अच्छा नहीं था। देखो जो भी सर कर रहा है ना, देखो मैं बताता हूँ जो भी कर रहा है, लेकिन उसने सर पब्लिक के लिए किया सर। हम लोग अस्पतालों में जाते थे, गरीब आदमी को क्या चाहिए सर? अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा में क्या था सर? हमारे स्कूलों में बच्चों की बढ़िया पढ़ाई हो रही थी। अभी लोगों में स्कूलों में प्राइवेट वालों ने फीस बढ़ा दी है। नहीं, ये गलत फीस बढ़ाई है सर। सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कहा है कि फीस जो बढ़ाएगा उस पर एक्शन होगा। उसने कहा है कि नहीं बढ़ा सकते। अभी सरकारी हॉस्पिटल में क्या हुआ, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। 6 महीने का बच्चा था, ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। 6 महीने का बच्चा था, जिस बच्चे की हालत बहुत सीरियस थी। वो लोग चाचा नेहरू हॉस्पिटल लेके पहुँचे। चाचा नेहरू से फिर वो सर अर्बन हॉस्पिटल लेके पहुँचे। चाचा नेहरू वालों ने मना कर दिया, अर्बन वालों ने मना कर दिया। फिर RML हॉस्पिटल आए यहाँ पे, जो ये गोल मार्केट राम मनोहर हॉस्पिटल है। रात को 2 बजे वो पेरेंट्स भागते रहे, मैं खुद देखता रहा उनको। फिर मैं वहाँ मौजूद था, मैंने उनको ये सलाह दी कि आप एक काम करो, आपका बच्चा सीरियस है, आप इसको BL कपूर हॉस्पिटल ले जाओ। जो कि हम बहुत अच्छा सोच के BL कपूर हॉस्पिटल ले गए, और BL कपूर हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट किया। मगर एडमिट करने के बाद सर 2 दिन उसको बच्चे को सही रखा। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये पर डे आएगा। उन पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं है, हम दे देंगे 50,000 रुपये जैसे भी अरेंजमेंट करके। वो लोग इतने रिच नहीं थे, बेचारे गरीब आदमी थे, तो उसको कैसे भी करके उन लोगों ने हमने हेल्प करी उसकी। और BL कपूर वालों ने 3 दिन उसको अपने हॉस्पिटल में रखा और 3 लाख रुपए का बिल बिठा दिया। और जबकि उस बच्चे की डेथ हो गई, जो मात्र 6 महीने का बच्चा था। और BL कपूर वालों ने जो ये पूसा रोड पे, अभी पहले BL कपूर था, अभी उसका नाम BL के मैक्स रखा गया, और उस बच्चे को उन्होंने मृतक घोषित कर दिया 3 दिन के बाद। और 3 लाख रुपए ही देके उस बच्चे को उन्होंने दिया। रात को 11 बज गए। सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ मिल ही नहीं रहा, लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी इससे क्या नहीं, ये जो मोहसिन साहब ने जो सवाल उठाया है, बहुत जेन्युइन सवाल है कि अगर हेल्थ को आप एड्रेस नहीं करेंगे, स्कूल को एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को इलाज मुहैया नहीं कराएंगे, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। रेखा जी, आप अगर इस वीडियो को देखें और अगर मोहसिन साहब की आवाज़ आप तक पहुँचे, तो आप ये जो धंधा चल रहा है इस नाम पर, इलाज के नाम पर धंधा, शिक्षा के नाम पर धंधा, उसको ज़रूर बंद करवाइए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद साहब, ये बताइए कि ये जो पूरी राजनीति है, उसमें सबसे जो पॉइंट है आपका, मान लीजिए वक्फ को लेकर विरोध चल रहा है, विरोध कोर्ट में चल रहा है, क्या हम सड़क पर ऐसे मुद्दों का फैसला कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। पहले एक्चुअली क्या है, ये वक्त तो बहुत पुराना है सर, बरसों से चलता आ रहा था। तब तक तो कोई सर लड़ाई नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जैसा भी चल रहा था। बट सर अब एक बात, अभी एक वक्फ के मामले में एक बात सामने आई है। ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं। सर इन्होंने कहा है कि वक्फ के नाम पर हम मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं। सर वक्फ तो बहुत पहले से था सर, सरकारें कितनी आई कितनी गई, कभी सर हमारी भला नहीं हुआ। और आज सर जो दौर है ना, जो सर दौर चल रहा है ना, उसमें कोई, सभी लोग जानते हैं मुसलमानों को कोई भलाई नहीं हो रही।
सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को। सर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से, जो कि सिया कम्युनिटी से वो लोग आते हैं। उन लोगों ने बहुत कुछ तारीफ की है वक्फ कानून को लेकर। उन्होंने बोला है कि महिलाओं बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा कानून है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये चीज़ बोली कि मेरे पास 1700 से ज़्यादा शिकायतें आई थी, तब मैंने इन सब चीज़ों पर विचार किया, तब मैं वक्फ लेके आया हूँ। ये दाऊदी बोहरा क्या आप लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? सर एक्चुअली क्या रहा, हमारे में भी कई फिरके बटे हुए हैं सर। हाँ। ठीक है सर, लेकिन हमारे में फिरका बटने की वजह से ये नहीं है कि सर हमारी जो ज़मीन है और जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो सर अभी तक हमारे अंडर में थी, सब कुछ सही चल रहा था सर। जो भी मदरसों में इमाम है, मस्जिदें हैं सर, उनकी तनख्वाह तो कोई सरकार तो देती नहीं है। वो कहाँ से आता था सर? जो हमारे वक्फ बोर्ड वाले लोग थे वो करते थे उनकी। ईमानदारी वाली बात ये है कि हिंदुस्तान के 90% लोगों को वफ़ की डेफिनेशन नहीं मालूम। वफ़ दो तरह की होती है, वफ़ अलल खैर और एक मिनट, ये इसको बड़े गौर से सुनिएगा, आप बताइए। आप वफ़ अलल खैर और वफ़ अलल औलाद। अलल खैर में ये है कि ये जितनी भी वफ़ हैं, ये गवर्नमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं। आपने मस्जिद को दान कर दी, इन्होंने मदरसे को दान कर दी। ये जो वफ़ की जो प्रॉपर्टी है हम लोगों के द्वारा दान की गई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, वफ़ अलल औलाद ये है कि मैंने वफ़ की प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद को दे दी, दरगाह को दे दी, तो उसमें मेरा मुश्किल नाम चलता रहेगा, लेकिन मैं मालिक नहीं रहूँगा। मालिक दरगाह और मस्जिद की रहेगी, जो है कमेटी रहेगी। नाम चलने का क्या फायदा? वो चलता रहेगा। फायदा क्या है? नहीं, उसका ये है कि उसको वो बेच नहीं सकते। उसके दादा ने परदादा ने वो दे दी, दीन के लिए किया, वो दीन के दे दिया। नहीं, दीन के लिए दे दिया। मान लीजिए कि ए ने दिया, उसका पोता बी है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका नाम चढ़ा रहेगा, लेकिन उसमें टाइटल आएगा अल्ले जल्ले शानू। अच्छा, उसका जो है नाम आएगा, यानी जैसे आपका नाम है आसिम भाई, हाँ। आसिम भाई का नाम, फादर का नाम है फरीद भाई, हाँ। तो उसमें ब्रैकेट में आएगा अल्ले जल्ले शानू, यानी कि ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है ना, अल्लाह की है और इसका वारिस जो है ये अल्लाह है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जो प्रॉपर्टी दे दी जाती है वो अल्लाह के नाम से, वो अल्लाह के लिए हो जाती है। अब वो दीन, अब जितने भी मुसलमान लोग हैं उनके ही दीन की, उनके काम के लिए, उनकी भलाई के लिए ही वो इस्तेमाल होगी। कहने का तो मतलब हो रही है हाँ, इस्तेमाल। सर हो ही रही थी। तो ये जो आज तक सर अभी देखो, अभी मैं बता रहा हूँ सर, दिल्ली में हमारे वहाँ कितनी सारी मस्जिदें हैं। दिल्ली में कितने अस्पताल चल रहे हैं आपके वक्फ के? सर अस्पतालों का तो मैं नहीं, सर वो बात तो ठीक है सर, अस्पतालों का, वक्फ का तो हमें नहीं पता। वक्फ के अस्पताल चल रहे कि नहीं चल रहे? पता चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है, इतने लोग हैं, किसी को पता होगा हाँ, कि कोई तो ऐसा अस्पताल होगा जो मेरा बच्चा, कोई किसी का बच्चा है, वो दर ठोकर खा के मर जाए और वक्फ की संपत्ति काम ना आए। किस काम की? अब बात ये है ना, ये दोनों तरफ से देखो। ऐसा है कि एक तरफ हम से एक बीएल कपूर बन सकता है, वक्फ के नाम से बीएल कपूर नहीं बन सकता है, वक्फ की अस्पताल नहीं बन सकती है। अभी ऐसा है, आपका बच्चा क्यों मरे भाई सड़क पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़े? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, प्राइवेट में जाते हैं तो वो लोग गर्दन पकड़ के चर्च देखिए, एक से एक कॉन्वेंट स्कूल चला रहा है, और अगर वक्फ के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतने बना दो कि मतलब एजुकेशन में पूरे एक मुस्लिम को कहीं जाना ही नहीं पड़े, क्यों नहीं करता है? इसमें ये है इतनी कि संपत्ति करोड़ अरबों की संपत्ति है। जो गरीब, ऐसा है कि वक्फ की तरफ से भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला और मिला, क्योंकि अगर वक्फ चाहता तो जैसे गरीब जो मोहल्ले हैं, मैं तो आपका दर्द सुन के मैं परेशान हूँ। मुझे बताइए कि क्यों नहीं है एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर आप लेके जाएं अपने बच्चे को? अब यही तो है कि अब सोचा ही नहीं था आज तक, अब ये आने से अब ये सोचना पड़ा। अब बात ये है, मेरा कहना ये है, जैसे वक्फ की ज़मीन थी तो क्या होना चाहिए था, एक वक्फ बोर्ड का एक ऑफिस हर जगह बनना चाहिए था। अभी जो माताएं बहनें हैं, जो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों तक पहुंचाते थे, ऐसा है। तो मेरा कहना ये है कि जैसे कोई विधवा थी, अनाथ बच्चे थे, कोई मुस्लिम मर गए थे, या कोई अपने बच्चों को छोड़ गए थे, या कोई गरीब था जो उसके घर में रहने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसे हर जगह मोहल्ले में एक ऑफिस बना दिया जाता। एक मतलब सारी चीज़ें, शिकायतें लेके आदमी उन लोगों के पास जाता। ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, ये जो है देखिए, एक जो बात जब होती है तो कई सारे मुद्दे निकलते हैं। चाचा जाना, आप आदाब, कैसे हैं आप? तो ये जो एक बात उठ रही है कि दिल्ली में कितने वक्फ के अस्पताल हैं? बहुत है। कहाँ हमें पता नहीं है, गुमनाम है। गुमनाम है। किसी को बता नहीं रहे हैं। देखो, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ना, वो आज की थोड़ी है, हजारों साल हो गए इस चीज को। नहीं, हजारों साल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ चाचा कि कोई ऐसा हॉस्पिटल बड़ा सा जो वक्फ ने बनाया हुआ है दिल्ली में,
जहाँ कोई भी मुस्लिम भाई जाए तो फ्री में इलाज हो जाए। आप ये बताइए ये कहाँ है वो? मैं जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं बताऊंगा आपको। देखो हमदर्द वाले हाँ, ये हम- छाए हुए, हाँ ये हमदर्द नगर में है, जो ये तुगलकाबाद में हाँ, हाँ। हमदर्द नर्सिंग होम है बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ कनाट प्लेस के आसपास कोई? कनाट प्लेस के आसपास था, वो बंद कर दिया। अच्छा, बंद हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों में खूबी क्या है हाँ कि हमारा आदमी भीख मांग लेगा, रिक्शा चला लेगा, रेडी लगा लेगा, टेम्पू चला लेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा खुददार है। वो आदमी कितना भी बड़ा गरीब हो, वो कभी अपने माँ बाप को गरीब से गरीब परिवार होगा, वो अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं रखेगा। मैं आज आपको बता दूँ। और हम लोगों की कम्युनिटी से हटके आप जाइए, IAS, IPS, PCS, BDO, CDO, मतलब बहुत बड़े ये पैसे वालों के माँ बाप जो हैं उनके वृद्धाश्रम में तो यतीम खाना आपके यहाँ नहीं है? कि नहीं है? हमारे यहाँ यतीम खाना वृद्धों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? हमें जरूर यतीम खाना है हमारे यहाँ। हाँ सर एक मिनट सर, है ना? हाँ। सर एक हाँ। बच्चों का है नहीं, बच्चों का इसका मतलब उसके चाचा, काका, मामा, ताऊ कोई नहीं रखा तब ने यतीम खाना आया साहब, कैसे आया? सुन तो लीजिए। तो कुल मिला के ये है कि हम अपने आप को ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार मानते हैं कि हमारे माँ बाप किसी यतीम खाने में नहीं है। आप जाइए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके हमारी कम्युनिटी के अलावा जो IAS हैं, IPS हैं, उन्होंने अपने माँ बापों को जो है छोड़ रखा है, अपने घर नहीं रह सकते वो जो है। ये तो एक पक्ष कह रहे हैं आप। एक पक्ष नहीं कह रहा मैं। आप आज जा करके सऊदी अरबिया में जाके देखिए भीख कौन मांग रहा है बैठ के। वीज़ा कैंसिल कर दिए उसने, कहा कि पूरा पाकिस्तानी बैठ के भीख मांग रहे हैं, हमारे नेशन को ख़राब कर रहे हैं। आप इंडिया में भीख मांगने वाले, देखिए ये एक बात कह रहे हैं, ये मुस्लिम बात कर रहे हैं, ये फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। मसला जो आप ये कह रहे हैं कि भाई चैरिटी है, इतनी प्रॉपर्टी है वक्त के पास, तो कुछ काम ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन का हो, जो हॉस्पिटल का हो, जो चीज़ें हो, वो चीज़ नहीं दिखती है। और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के विदिन से बहुत सी आवाज़ें उठ रही है कि कुछ लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, आम गरीब मुसलमान को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्या सर? सही कह रहे हैं। अच्छा, जो सऊदीया का कानून है उनका तो अपना हिसाब है, जो भी करें वो, इनसे हमारा कोई अमल दमल तो होता नहीं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते और हमें बोलना भी नहीं चाहिए। सऊदीया कहाँ, हम कहाँ राजद हो, कहाँ गंगू तेली, इनका हमारा मुकाबला नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सऊदीया का मामला है ना, वो सऊदीया खुद नहीं चला रहा, इसको चला रहा यहूदी, इसराइल। इस वक्त पूरा अरब ममालिक जो है इसराइल की गोद में बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ, अरब ममालिक अपनी खुद मुख्तार नहीं है। अरब ममालिक जो मुख्तार थे तो वो जो बड़े थे ना वो मर गए। अरब जैसे को, शाह फैसल जैसा आदमी नहीं मैस्तर होगा अरब ममालिक को, यासर अराफात जैसा मैस्तर नहीं होगा, सही बात है। सद्दाम हुसैन जैसा मैस्तर नहीं होगा। मार दिया यहूदियों ने इसको, जीवट लोग थे वो। शाह फैसल के दौर में टेंट में बैठ के बातचीत होती थी, मुआहदे होते थे, महल भी नहीं था। वो अल्लाह वाले लोग थे, ईमानदार लोग थे, सब यहूदी के। आज जो मामला चल रहा है ना हिंदुस्तान में भी, ये भी यहूदी की डायरेक्शन है, पूरी डायरेक्शन, पूरी सुपारी खाए में ही है, खाते हैं, खा के आते हैं। पूरी आज जो काम कर रही है ना मोदी, ये सिर्फ इसराइल का काम हो रही है। अच्छा, ये तो ठीक है। अब ये बताइए कि आपकी मुस्लिम लीडरशिप में, मैं आप कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मुस्लिम लीडरशिप में आप बताइए कि कौन है जो आपके मुद्दे को सही तरीके से उठा रहा है? कोई भी नहीं है। हमारा मरा जीता होता तो आज ये दिन देखते। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम वो आपको, अपने गांव का अपनी बात, आपकी बात नहीं उठाते हैं? नहीं उठाते। हमारा वो तो बोल रहे हैं कि हम हर शहर में जाते हैं, हर मस्जिद जाके पूछते हैं कि भाई कैसे हो, भाई बताओ मुझको लिख के दो। ओवैसी जो है वो अपने शहर का है, इससे हमारा कोई मामला नहीं है। वो तो दिल्ली में भी आके चुनाव लड़ते हैं, यूपी में भी लड़ते हैं, पूरे दुनिया में लड़ेगा चुनाव, इससे हमारा कोई लेन देन थोड़ी है। तो लीडर, इसका मतलब कि मुस्लिम लीडरशिप का वैक्यूम है। देखो मेन चीज जो है ना, आप जो पूछना चाहते हैं, टारगेट कर उनको जो मरवा तो दिया, अतीक को मरवा दिया, अशरफ को मरवा दिया, वही लीडर है आपके, और कोई लीडर नहीं है। सुन तो लीजिए पर सर, हाँ। बोल अब उसी की वजह से जो है डर के सर ये लोग उठ नहीं पाते हैं। आजम खान अच्छे लीडर नहीं आपके? क्या क्या नाम लिया आपने? पहले आजम खान का नहीं लिया? नहीं सुनिए, आप ये बताइए, योगी जी ठाकुर कम्युनिटी से हाँ है कि नहीं? हाँ। कुलदीप सेंगर कौन थे? कुलदीप सिंह रेपिस्ट थे, हाँ। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, जेल गए,
कहाँ डोलना है? नहीं देखिए, आप देखिए, एक कुलदीप सेंगर, अतीक अहमद वाली डिबेट में मत जाइए आप। आप सिर्फ कहिए कि लीडरशिप आपके पास कौन सी है जिसको आप आदर्श मानते हैं। लीडरशिप हमारी लीडरशिप ऊपर वाला ये देखिए, आप देखो मेरी बात, ऐसा कहिए, जमीन पे आप रहे ऊपर वाला है, ये तो हवा में बात हो गई ना। मैं कहूँ हवा मेरा का मानवा है, आप सॉलिड बात कीजिए ना, दिख रहा है ये सामने। साहब एक बात सुन लो, हाँ, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई मरा जीता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के भरोसे हमारी गाड़ी चल रही नहीं, वो ठीक है, वो तो सब आदमी कहता है। एक चीज तो वो है, वो ऊपर वाला है, लेकिन नीचे का जो कर्म तो करना पड़ेगा साहब। कर्म करने वाला लीडर कहाँ है? नीचे जो गर्म करेंगे, नीचे गर्म करने वाला ही तो नहीं है। लीडरशिप का जो सवाल है, एक लीडरशिप जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप प्रधान हैं, मैं चाहता हूं आप विधायक बने, आप एमपी बने, आप एक सदर को नेतृत्व करें, और उससे एक लीडरशिप आप डेवलप नहीं करेंगे, एक सॉलिड तरीके से बात नहीं करेंगे, तो उपद्रवी लोग आके आपको, आप अतीक अहमद में लीडरशिप खोजने लगेंगे। सवाल ये है, मुझे आपके जैसा लीडर चाहिए जो आप समझ के तार्किक तरीके से बात करें। अगर आप लोग भी वहां जाके अटक जाएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी चीज बोली है कि अभी की अगर सही इस्तेमाल होता वक्त का तो मुसलमानों को गरीबी से बचाया जा सकता था, और युवाओं को गरीबी से बचाया जा सकता था, उनको साइकिल के पंचर नहीं बनाने पड़ते अगर सही टाइम पे उनको। देखो एक बात सुनो, जो मोदी जी ने बयान दिया है ना, वो मालदारों के हक में दिया है। वो पंचर नहीं लगाने लगेंगे, वो साइकिल नहीं चलाएंगे। अभी इनमें जो ये सारा ड्रामा हो रही है, ये मुकेश अंबानी और ये तुम्हारा जो दूसरा है, इनके चक्कर में हो रही है। इनको प्लॉट देने बड़े बड़े, मैडम ने बिकेगी वक्फ बोर्ड की जमीन, ये बेचेगा। अरे सुनिए, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, नोट तो खा चुका ही है। मैडम ने भी एक बात कही, 95 लाख करोड़ रुपया बता दो कहाँ है? जब कोरोना में मालदारों ने हिंदुस्तान को दिया था, लो खर्चा करो गरीबों पे। ये तो इंजेक्शन जो लगवाए, ये भी पैसों से लगवाए हमने। अभी मैडम ने एक बात कही कि वफ़ की प्रॉपर्टी आएगी, इससे पंचर लगना बंद होगा। आप कभी हिमाचल जाना, शिलोंग जाना, केलोंग जाना, वहाँ जाना, हर जगह जाना, आपको ठाकुर मीट शॉप, शर्मा चिकन कॉर्नर, अग्रवाल अंडा करी, ये सब मिलेंगे वहाँ पे। ये नहीं कि मुसलमानी पंचर लगा रहा है भैया, जिस पर रोजी रोजगार ना है, पंचर तो हर आदमी, हर वर्ग का आदमी लगा रहा है। और नहीं, पंचर लगाना कोई ऐसा काम नहीं है कि आप उसको नकारें। हम लोग तो सब श्रम का तो सम्मान होना चाहिए, चाहे पंचर लगाइए, चाहे बूट पॉलिश कीजिए, चाहे कुछ भी लगा रहे हैं। हाँ, या हम कुछ भी कर रहे हैं, रोटी तो खा रहे हैं। हाँ, कुल मेहनत का काम जो भी करेगा वो सम्मान के लायक। पंचर लगा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, या हवा भर रहे हैं साइकिल में, तो रोटी तो इज्जत की खा रहे हैं हम। जब इन्होंने देखा नोट खत्म होगा हिंदुस्तान से, किसी ने कभी सुना था 90,000 रुपए का एक तोला सोना इसके राज में हुआ है? सही बात, जो मेन है ना, मेन चीज पे भटकारी आई है। देखिए, जितनी भी बीमारी है अतीत में जितनी भी बीमारी आई हैं, चाहे वो कोरोना ले लो, चाहे प्लेग ले लो, हर सरकार में आई है। हर सरकार ने अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया है। ये नहीं है कि पेट्रोल पंप पे मोदी जी की तस्वीर लग गई कि ये अगर ये ना होते तो हिंदुस्तान के सारे लोग मर गए होते है क्या ना। ये कुछ नहीं, हजारों लोग किलोमीटर से जो है चले, 5-5 हज़ार किलोमीटर जो है चले, 500 किलोमीटर जो है चले, और पुलिस वालों ने जो लठ मारे सो अलग करा है। अगर आप ये तो आते हैं 8 बजे से नोट बंद, 8 बजे से ये कोरोना का ये काल ये ख़त्म। अरे जब होली आती है आप स्पेशल ट्रेन जो है चला रहे हैं, ईद आ रही है आप ट्रेन चला रहे हैं, दिवाली आ रही है ट्रेन जो है, जब इसको जब चला रहे हैं, जब ये कोरोना आया तो मोदी जी ने विदेश के हिंदुस्तानी तो एयर मतलब हवाई जहाज भेज के जो मंगा लिए, जो अपने देश के जो गरीब मजदूर, चाहे वो आपके गुजरात थे, चाहे बम्बई थे, चाहे झारखंड थे, उनके लिए 10 ट्रेन मोदी जी पर न चली, हजारों लोग मर गए। देखिए, उस समय कोरोना में कन्फ्यूजन का स्टेट था। कन्फ्यूजन हिंदुस्तान में अगर आप राजनीति में देखेंगे तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। हिंदुस्तान के मुसलमान जब बात करते हैं वक्त पे तो एक कन्फ्यूजन दिखता है, आप बंगाल जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन दिखता है, आप बिहार यूपी जाते हैं कन्फ्यूजन दिखता है, आप जब मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजन दिखता है। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, फिर वक्फ हो, या फिर सौगाते मोदी हो? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर करीब मोदी दिया तो है, सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर मोदी इससे 4 दिन पहले दिया, और इसके बाद में इन्हें बिल दे दिया वक्फ बोर्ड का। हमारे को एक कुर्ता पजामा पहना के और हमसे कह रही खुश हो जाओ, वक्फ बोर्ड मैं खाऊंगा। अच्छा ये बताइए, आया इस मस्जिद में आया था कि नहीं सौगाते मोदी? नहीं आया। नहीं आया था। अच्छा,
वो ठीक है। वो सारे नेता अपनी बिरादरी को बांटते हैं। बाद में खोगा। हाँ जी, बात पेपरों पे था, सौगाते मोदी बस पेपरों पे था। कहाँ गया, कब गया, आपने रिपोर्ट दिखाई उसकी? नहीं, मैं तो मस्जिद गया था, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। करी तो आपको पता होगा कि सौगाते मोदी आई, हाँ टीवी पे जरूर टेलीकास्ट। नेताओं ने तो तस्वीरें तो आई, हाँ, कभी मतलब कि वो हमने तो नहीं देखा किसी चैनल पे। हाँ, आपने नहीं देखा। क्या नाम साहब? मेरा नाम समीर है। समीर साहब को सौगाते मोदी नहीं मिली। सौगाते मोदी बहुत मिलने का बात नहीं, मुझे मिली नहीं, उसका बात नहीं, किसी को नहीं मिली, देखी नहीं। हाँ, कहीं पे वो मतलब दिखा नहीं। आप जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हाँ। ऐसे तमाम लोग बांटते हुए तो लोग वीडियो डाल देते हैं। बहुत सारे मतलब कि जो है वीडियो डाली गई, हमारे वीडियो डाला था, लेकिन मिला किसको, किसी ने देखा, बांटते हुए भी तो वीडियो डालते हैं। आजकल एक चम्मच लोग मतलब कि किसी भिखारी को देता है तो रील बनाता है, ठीक है। तो उसमें एक वीडियो तो होती, कहीं यूट्यूब पे होता, कहीं किसी भी मतलब कि फेसबुक पे आता है। हाँ, माना जाता है कि बीजेपी के कई फैसलों से, प्रधानमंत्री के कई फैसलों से मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं, उनका ये मानना है, सरकार का मानना है। तो आपको नहीं लगता ये तो मैडम ने भी एक बात कही, तलाक वाली, ट्रिपल तलाक, सर एक बार ट्रिपल तलाक वाली बात कही। और बात साहब कर रहे थे वक्त पे। अब वक्त का जो प्लेटफॉर्म में चल रहा था, मेरे ख्याल से डीरेल हो गए सारे। देखिए क्या है कि यही है, जब पब्लिक में आप आएंगे ना तो आप अपनी पटरी बना के नहीं चल सकते। हमको तो आपको भी सुनना है, इनको भी सुनना है, और मैम को भी सुनना है। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वक्त क्यों नहीं बनाता, वक्त क्यों नहीं बनाता, वक्त बनाता है। वक्त एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आप हैं या मैं ही हूँ। मैं मतलब कि एक टाइम ऐसा आया, मेरे पास ना मेरे बच्चा है, ना मेरे वाइफ है, ना भाई है, ना बहन है, मेरी संपत्ति का कोई वारिस नहीं बचा। और उस समय मैंने उस संपत्ति को दान कर दिया कि ठीक है भाई, मेरे कोई बचा ही नहीं, तो अब ये संपत्ति मैं किसको दूँ। ये मैंने मतलब वक्फ कर दिया, मतलब ऊपर वाले के नाम पे दे दी। अब ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा कि उस पर मस्जिद बनेगी, अनाथ आश्रम बनेगा, या मदरसा बनेगा, या फिर वो किसी को रहने के लिए देगा। जैसे यहीं पे अगर उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देख लें तो आप LNJP के बैक साइड में जाके देख लें, जो कब्रिस्तान है और साथ में लोग जो रह रहे हैं वो पूरी वक्फ संपत्ति है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ जो रह रहे हैं, तो अब जो रह रहा है उनको ऑन रिकॉर्ड पट्टा दे दिया। अभी जो एक क्लॉज है ना, बाई यूज़र, जो रह रहा है वही बाई यूज़र क्लॉज है। जो रह रहा है उसके पास पेपर नहीं है, उससे पेपर मांगेंगे, अगर पेपर नहीं दिखाएगा खाली करो। अच्छा, वही मैंने कहा, जहाँ मैं जा रहा था, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसी तरह की डिबेट से दूर होगा। आप कमेंट करके हमें बताइए कि वक्फ कानून को लेकर जो कुछ मशवरा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है। हम फिर आएंगे, फिर जुम्मा आएगा, फिर हम आएंगे, फिर बात होगी। ये मस्जिद भी यहीं है, हम भी यहीं हैं, और हमारे साथी भी यहीं हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।